नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के एक नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। हमारे मेहमान को देख के आप समझ तो गए होंगे हम क्या बात करने वाले हैं। हम जियोपॉलिटिक्स की बात करने वाले हैं, मगर उसके साथ में हम बात करेंगे भारत के चुनावों की। भारत के चुनाव आ रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय फलक पे, जियोपॉलिटिक्स के स्पीयर में इसका क्या महत्व है और कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिसे हम टूल किट कहते हैं, वो चुनाव में दखल अंदाजी की कोशिश कर रही है। राष्ट्रवादी शक्तियों को और नेशनलिस्ट पावर्स को तोड़ने की, मरोड़ने की, अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही है। बहुत से लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है कि भारत में एक जो नेशनलिज्म चला है उसको दबाया जाए। तो ये कौन कौन से टूल किट है, कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, मगर उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है। मैं डॉक्टर आदित्य जी को फ्लोर दे दूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 4-5 दिन से ये गतिविधियां बहुत तेज हो गई और उसकी भी एक वजह है कि एक बार ये चुनाव डिक्लेयर हो गए फिर इसमें की काफी चीजें मुश्किल हो जाएगी। फार्मर्स प्रोटेस्ट फ्लॉप हो गया। प्रोटेस्ट नंबर, उसका दूसरा वर्जन 6 तारीख से शुरू होने वाला है, देखते हैं कैसा होता है। हमारे एक विपक्ष के नेता अचानक अपनी न्याय यात्रा छोड़ के चले जाते हैं विदेश में। इधर 55 दिन से आपको कुछ नहीं हुआ जब संदेश खाली की पश्चिम बंगाल की महिलाओं के ऊपर यौन उत्पीड़न और दूसरे अत्याचार होते रहे, आप कोई बोलने वाला नहीं था। एक स्पेनिश महिला का रेप हो गया तो उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड 120 मिलियन व्यू मिल गए। ये हो क्या रहा है भैया? जो हुआ गलत हुआ वो हम भी मानते हैं, मगर क्या ऑपरेट कर रहा है ये तो ठीक है। हमारे लालू प्रसाद जी बोलते हैं मोदी का परिवार क्या है, मोदी को गालियां देते हैं, परिवारवाद के ऊपर आ रहा है, हमारे परिवार के ऊपर आ रहा है। वेल, तो हैशटैग शुरू हो जाता है सामने, मैं हूं मोदी का परिवार। और ये पूरा नहीं था तो सामने पश्चिम बंगाल के एक मंत्री बोल देते हैं कि राम मंदिर इज ए शो ऑफ, वहां राम की पूजा नहीं होनी चाहिए। बस, और कुछ बाकी था तो डीएमके के वो 2G वाले राजा साहब फिर से खड़े हो जाते हैं कल शाम को और बोलते हैं हम भारत में नहीं मानते, हम राम में नहीं मानते, राम हमारे दुश्मन हैं। तो ये कौन कौन सी टूल किट है, ये क्या क्या ऑपरेट कर रही है, क्यों ऑपरेट कर रही है? एक बात तो समझ में आती है कि वो नहीं चाहते मोदी जी को तो 370 सीट मिले, वो चाहते हैं मोदी जी 200 के अंदर रह जाए, सरकार भले उनकी बने मगर हम चलाएंगे। विदेशी टूल किट, डीप स्टेट होगा, सोरोस होगा, कनाडा होगा, बहुत सी चीजें होगी, आदित्य जी आपको बताएंगे। But let me tell you friends, this 2 months are going to be very critical, बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं भारत के लिए, भारत की लोकशाही के लिए। और हमें कहीं भटकना नहीं है, ये जानना है। आदित्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, द फ्लोर इज योर्स नाउ। नमस्कार हिमांशु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने मंच पर निमंत्रित किया। और ये जो भू राजनीति चल रही है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। मैं आपके दर्शकों को जरा स्मरण कराता हूं। 2014 में मोदी जी जब पहली बार आए थे, उसके पश्चात दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने थे और उस समय एक ऐसा दौर आया, एक तो अवार्ड वापसी का, दूसरा असहिष्णुता का, और तीसरा ये था कि चर्चों पर, गिरजाघरों पर आक्रमण हो रहे हैं। उस बात का इतना बड़ा पहाड़ बनाया गया। बाद में वो छोटी मोटी कोई बर्गलरी, कोई किसी ने किसी की शीशा तोड़ दिया, उस तरह की ये छोटी मोटी घटनाएं थी। उनको तूल देकर ऐसा बनाया गया पहाड़ कि दिल्ली में तो
ईसाई मतला मतावलंबियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। और चुनाव होने के बाद वो सब कुछ ठंडा हो गया। आपने 2019 का चुनाव देखा, टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीन बाग की शेरनियां आई, फिर किसानों का आंदोलन हुआ, जामिया मिलिया में छात्रों का आंदोलन हुआ, नारे लगाए गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं दिल्ली असेंबली के, वैसे लोकसभा के, सब कुछ वो चला जाता है। किसान आंदोलन का दोबारा से लेके आना, और वो भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो उनके जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि 10 मार्च को फिर वो दिल्ली में आएंगे। 6 मार्च को, कल आज ही की बात है, आज सुबह की बात है सर, आ 10 जाएंगे। मार्च की बात कर रहे थे, उनका लंबा वो है। वो अगर एक बार नहीं कर पाते तो ये चुप नहीं रहेंगे, ये जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे ये धमकी देते ही रहेंगे। अच्छा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जो लोग प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। सिर्फ उस वजह से वो लोग वापस चले गए। ये जो हो रहा है इसमें विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप है और एक सुनियोजित षड्यंत्र है। जो भारत का अस्तित्व है, भारत की जो गरिमा विदेशों में पूरे विश्व पटल पर बढ़ रही है, वो भारत के जो भू राजनैतिक प्रतिद्वंदी हैं उनको पसंद नहीं है। और ये भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ये समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। भू राजनीतिक मतलब जियो पॉलिटिकल। जियोपॉलिटिकल। आपने देखा होगा कि कैसे कैसे रुख बदलते हैं। आपको पता है कि वो उस किसान आंदोलन में ये जो खालिस्तानी अलगाववादी हैं इनको किस किस राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त है। सबसे पहले कनाडा का नाम आता है, उसके बाद यूके का नाम आता है, और यूएस भी पीछे नहीं है उसमें। यूएस में भी ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि भारतीय दूतावास में सैन फ्रांसिस्को में आक्रमण किया गया। हमारे जो राजदूत थे, भारतीय राजदूत वॉशिंगटन डीसी में, वो एक आध बार किसी गुरुद्वारे में गए, तरनजीत सिंह संधू, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो भारत को अस्थिर करने के लिए क्या किया जाए, ये उसका सुनियोजित षड्यंत्र है। और उसमें जैसे ही हमारे अंदरूनी जो तत्व हैं, जो भारत के आधुनिक जयचंद हैं, उन सबको पेरोल पे ले आया गया। आपने कहा कि न्याय यात्रा वाले महानुभाव न्याय भूलकर एकदम कैम्ब्रिज भाग भाग गए कि उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक भाषण देना है, उसके लिए आमंत्रित किया गया है। और ये वही महानुभाव हैं जो एक एक ऐसी कंपनी हुआ करती थी कैम्ब्रिज एनालिटिका, जो 2016 में इन्होंने हायर की थी कांग्रेस पार्टी के लिए, अपोजिशन रिसर्च करने के लिए, शत्रुबोध करने के लिए। ये विदेशी कंपनी है। तो जितना भी विदेशियों का ये इन्फ्लुएंस है वो अब सब सामने आ रहा है। आपने पश्चिम बंगाल की बात की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, क्योंकि सिर्फ उनके परिवार ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, मतदान किया था। कितने व्यक्तियों की हत्या की गई, कोई कुछ नहीं बोला। 2 दिन पहले ममता बनर्जी आती हैं
और सोहरावर्दी को महिमा मंडित करती हैं। सोहरावर्दी जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन में भाग लिया था। आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं या बांग्लादेश की, आपकी लॉयल्टी कहाँ है, ये सोचने की बात है। आप अपने प्रधानमंत्री को आउटसाइडर बोलती हैं और एक विदेशी सांप्रदायिक नेता को अपना आदर्श समझती हैं। और यही बात तमिलनाडु की हो रही है कि जितने आक्रमण हो रहे हैं राष्ट्रवादी शक्तियों पर, और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, सिर्फ ये राजा की बात नहीं है, कितने सारे मंत्री हैं स्टालिन के मंत्रिमंडल से जो इस तरह के विवादास्पद वक्तव्य दे रहे हैं। एक को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट लगा दी कि आप मंत्री हैं, आप एक साधारण नागरिक नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए आप क्या क्या संविधान की धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये सारी जगह चल रहा है। आपने स्पेनिश महिला की बात की और ये बहुत ही दुखद घटना है, और 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन बाकी अभी भागे हुए हैं। ये कौन 3 लोग हैं? इनको कैसे पता लगा कि वो लोग वहां पर थे? कहा जा रहा है कि ये 3 लोग एक क्रिश्चियन मिशनरी संस्थान से जुड़े हुए हैं और वहां पे कन्वर्जन एक्टिविटीज कर रहे थे। तो ये क्या हो जाता है कि विदेशी मिशनरी संस्थाओं से जुड़े लोग चुनाव से पहले गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की गरिमा, भारत की छवि धूमिल हो जाए। अभी इसी में संदर्भ में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिश्नर वोल्कर टर्क ने एक बयान दिया कि भारत में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहां पे जो अल्पसंख्यक हैं, खासतौर से मुसलमान, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हमारे विदेश मंत्रालय को एक स्पष्टीकरण देना पड़ा कि ये सब, ये बिना सोचे समझे क्या बयान दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को एकदम से संज्ञान हो गया, भारत आए बिना ही, विचार विमर्श किए बिना ही भारत सरकार से, कि आप एक तरफा वक्तव्य दे रहे हैं। और जो विदेशी माध्यम है, मैं शब्द मीडिया नहीं यूज करूंगा, माध्यम जो है, क्योंकि मीडिया माध्यम से ही निकला हुआ है, संस्कृत वर्ड माध्यम से मीडियम बना और उससे आपने प्लूरल मीडिया बना दिया। तो ये जो समाचार माध्यम है विदेशी, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो CNN हो, they are rabidly anti-India. And this is not the first time, but their anti-India venom gets starting vomited 6 months before elections in a major way. चुनाव के 6 महीने पहले ये शुरू हो जाते हैं और चलते हैं। हाँ, ऐसा डॉक्टर नादिर सिंह जी कहते हैं। मेरा सर एक पूरक सवाल है इसमें। ये जो हो रहा है अभी, इसका प्रपोर्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, रैपिड होता जा रहा है। और अगर हम 2014 और 19 के मुकाबले भी देखें तो ये प्रकार की चीजें इस वक्त बहुत ज्यादा हो रही है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर एट स्टेक।
ये लोगों को पता है कि अगर इस बारी इनके टूल किट नहीं चले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रयत्न तो करते रहेंगे, मगर किस हद तक जा सकते हैं ये लोग? सर, इसकी भी बात कीजिए जरा। देखिए, ऐसा है कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी, वो 6 साल रही, और 2004 में यूपीए की सरकार आई। क्या हुआ? जितनी भी प्रोग्रेस हुई थी, तो बैकवर्ड चला गया पीछे। वो सब उन्होंने, उस पे कोई मतलब डिसीजन लिया? क्या डिसीजन लिया कि इसको रिवर्स करना है? एक बड़ी योजना थी, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, अटल जी की। वो उनको बहुत प्रिय थी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रदान करने के लिए हमारा जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी होनी चाहिए, तो रोड नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। और 10 साल में मनमोहन सिंह जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया उस बारे में, प्रोजेक्ट को ही शेल्व कर दिया। इस बार अगर उनकी सरकार आती है तो वो बहुत ही वेंजफुल वे में आएगी, और जितने भी निर्णय लिए गए हैं, जितने भी संस्थान बनाए गए हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं, उन सबको खतरा रहेगा। जितने से भी जनसाधारण के लिए सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं वो सब चले जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, और दोनों पक्षों को ये बात पता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन एक पक्ष विदेशों से सहायता ले रहा है। आपने देखा होगा, मणिशंकर अय्यर वहां गए थे पाकिस्तान, फिर वही बात। हमें मदद करो, भारत को, भारत को, आप, नरेंद्र मोदी ये को। पहली बार नहीं है मणिशंकर अय्यर ने ये दूसरी कहा हो। तीसरी बारी क्या है? वो बार बार पाकिस्तान जाके अपने आकाओं से गुहार करते हैं कि आप कांग्रेस की मदद कीजिए। कैसे मदद कीजिए? क्या कांग्रेस और पाकिस्तान की जो आका हैं, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उनके बीच में कुछ है? हमें पता है कि कांग्रेस और चीन के बीच में कुछ है, क्योंकि एक मेमोरेंडम साइन साइन हुआ था, और वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। चीन ने भी नहीं किया है, और राहुल गांधी ने, जिसने साइन किए थे, उन्होंने भी सार्वजनिक। तो हमें पता है कि चीन और कांग्रेस के बीच में साठगांठ है, मिली भगत है। चीन क्यों राजीव गांधी फाउंडेशन को दान देगा? तो उनसे तो साठगांठ है ही, लेकिन पाकिस्तान से भी कुछ अनौपचारिक संबंध हैं। और जब उनको लगता है कि वो जीत नहीं जाएंगे तो वो अपना माइनॉरिटी कार्ड प्ले करते हैं, और वहां जाकर कहते हैं हमारी मदद कीजिए। और आपके तमिलनाडु में ये जो विघटनकारी द्रविड़ पार्टी है, डीएमके, इनके अपने बैकर्स हैं इंटरनेशनली, मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस, इन्हें भी सहायता मिलती है यूके और कनाडा से। आपको पता है, तमिलनाडु में इन लोगों ने बहुत उपद्रव किए थे, बहुत ही प्रदर्शन किए थे कि वहां पे न्यूक्लियर प्लांट ना बने। कुडन कुडन वाला। हाँ, वो कॉपर स्टरलाइट की जो प्लांट थी वो बंद करवा दिया। भारत अब विदेशों पर निर्भर है कॉपर आयात करने के लिए। तो ये बातें सब हो रही हैं, और ये होती रहती हैं। हमारा जो चुनाव की प्रतिक्रिया है, चुनाव का जो प्रोसेस है, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है। इससे अवसरवादी शक्तियों को बहुत ही
अवसर मिल जाता है कि सरकार को नीचे लाएं। ये जो 4 से 6 हफ्ते तक की मतदान होती है, ये बहुत लंबा समय है। हर समय 3-4 महीने तो चुनाव में ही लग जाते हैं। बाकी राष्ट्रों में एक दिन में मतदान होता है पूरे राष्ट्र में। हमारे राष्ट्र में भी ऐसा ही होता था, और वैसा सिस्टम दोबारा लाना चाहिए। हम्म। ये चुनाव आयोग ने ये बहुत गलती की है। ठीक है, आप चाहते हैं कि सुरक्षा रहे, लेकिन आप और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको हायर कीजिए, ताकि पूरे देश में सुरक्षा बनी रहे और मतदान भी एक दिन ही हो। क्योंकि इनसे ये जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, इनको बहुत ही अवसर मिलता है कि आप यहाँ पे करेंगे, इसके बाद वहां जाएंगे, उसके बाद वहां जाएंगे। अ, अगर एक दिन में ही सारे चुनाव हों तो इनको ये अवसर नहीं मिलेगा। और अब तो जो मतदान होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा होता है, तो ये बात भी नहीं है कि आपको बहुत प्रबंध करने हैं, बहुत व्यवस्था करनी है। क्योंकि वो तो बहुत ही सीधा सा बात होती है, आप जाइए बटन दबाइए, न दूसरा मतदाता आके बटन दबाएगा, ज्यादा समय नहीं लगता। पहले तो लोग मत पेटियों को उठा के ले जाते थे, अब वो बात तो हो नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकते, उनको टेम्पर टेम्पर प्रूफ हैं। तो चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए कि हमें ये जो प्रक्रिया है इसको सिर्फ 4 या 5 हफ्ते के लिए करना चाहिए, हम्म। उसमें खत्म कर देना चाहिए, ताकि ये विघटनकारी शक्तियों को ज्यादा प्रोत्साहन ना मिले। सर, मेरा एक सवाल था। हम्म। अभी जैसे हम बात कर रहे थे किसान आंदोलन की। हम्म। किसान आंदोलन एक पॉइंट, पहले किसान आंदोलन के अंदर हमें इंटरनेशनल किसान दिखे थे। हम्म। अब वो नहीं दिख रहे हैं। वो इंटरनेशनल किसान हम्म। जामनगर में डांस करते दिख रहे हैं। मैं रिहाना की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो ये जो इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, विदेशी इकोसिस्टम टूल किट का, क्या वो कनाडा से बदल के यूके आ गया? देखिए, सिर्फ कनाडा में पहले भी नहीं था ये। मैंने 3 देशों के नाम लिए थे: हम्म। कनाडा, यूके, यूएस। अब विघटनकारी तत्वों को कुछ और भी राष्ट्र हैं जो क्रिश्चियन मिशनरी हम्म। गतिविधियों को संयोजित करते हैं। उसमें एक राष्ट्र है नॉर्वे। हाँ। तो भूलना चाहिए, बहुत फंडिंग आती है क्रिश्चियन मिशनरी संस्थाओं को। तो और कहने के लिए दूसरे ये अलग अलग राष्ट्र हैं, लेकिन जब भारत विरोधी तत्वों की बात आ जाती है, ये सब एक एक थैली के, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। पहले भी मैंने ऐसे बोला था। तो इनमें कोई अंतर नहीं है। हम्म। यही है कि गतिविधियां कहाँ हो रही हैं, एक जगह बंद की तो दूसरी जगह शुरू कर दी, लेकिन इनकी विचारधारा एक ही है। और मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं, अगर आप इतिहास देखें तो 1947 से ये लोग भविष्यवाणी करते रहे कि भारत टूट जाएगा। हम्म। भारत एक बहुत ही अ, अस्थिर राष्ट्र है। इसके जो घटक राज्य हैं वो अलग अलग दिशा में जाएंगे, तो वो पंजाब में और तमिलनाडु में गड़बड़ करते रहते हैं, जैसे ये हमारे पूर्वोत्तर में पहले से गड़बड़ करते रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरी संस्थाएं, कि अलगाववाद को प्रोत्साहन देना, उनको जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उग्रवादी तत्व हैं, उनको समर्थन देना। लेकिन इसमें ये बात आप भूल रहे हैं कि ये एक तरफ से तो वेस्ट है, जो पाश्चात्य देश हैं, वो पाकिस्तान, चीन, मालदीव्स, ये सारे जुड़े हुए हैं।
ये एक ही उस माला में पिरोए हुए मोती हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। इस माला की डोरी को तोड़ रहा है। सर ये तोड़ेगा कैसे और कैसे कब? वो तो समझ में आता है कि हमें एक रहना है, वी हैव टू बी यूनाइटेड, वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम्म, समझना पड़ेगा। मगर ये जो अंदर के जयचंद जिसकी बात आपने शुरू में की, अंत में फिर से मैं वो बात के ऊपर आऊं। हम्म, सर, आप क्या समझते हैं कि इन जयचंदों को खाली हम्म, सोशल बॉयकॉट करने से काम हो जाएगी, हम्म, या फिर ये प्रश्न को मैं कुछ ऐसी तरह पूछूं आपको हम्म, कि क्या ये जयचंद जो अंदर बैठे हुए, फिर हम्म, ये तमिलनाडु की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो, दिल्ली की बात हो, हम्म, किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग हो, हम्म, या ये रेप से जुड़ी घटनाएं, हम्म, इन सब को भारत जैसे बड़े देश के अंदर एक ही साथ में न्यूट्रलाइज करना तो हम्म, मुश्किल होगा। हाँ, वो बात भी ठीक है, सोशल मीडिया से जब कैंपेन चलते हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, तो लोग जुड़ते हैं उसकी असर भी होती है। मगर क्या भारत की कूटनीति हम्म। इतनी काबिल हो रही है, क्या हो चुकी है, कि जिससे हम इनको आंख दिखा के बोल सकते हैं भैया ये बंद करो वरना यू विल पे द प्राइस फॉर दैट? कैन देखिए, वी उसके डेयर टू डू दैट? मेरा सवाल है। के लिए पहले हमें आंतरिक सुधार करने पड़ेंगे। विदेशियों को तो मौका तब मिलता है ना जब उनको कुछ जगह मिल जाए। इफ देयर इज अ टो होल्ड, the foreign powers will take a foothold. And the first thing we need to do in Bharat is judicial reform, न्यायिक सुधार। क्योंकि हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो इतनी चरमरा रही है कि वो कोई सही निर्णय ही नहीं ले पाती। अब हमारे यहाँ 100 परिवार हैं वंशवादी। अगर आपके पिता मुख्य न्यायाधीश थे तो आप भी मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। आपके चाचा ने किसी का समर्थन किया तो आप उस दूसरे के चाचा भतीजे का समर्थन करेंगे। आप अपने भाई बहनों को न्यायाधीश के पद पे नियुक्त करवाएंगे। अब ये क्या मजाक है? कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है दुनिया में जिसमें न्यायपालिका अपने आप को चुनती हो। एक हमारे मुख्य न्यायाधीश हुए थे के जी बालाकृष्णन। उन्होंने तो एक ऐसी मांग कर दी थी कि 10% बजट का जो है प्रावधान वो आप न्यायपालिका को दे दीजिए, न्यायपालिका उसे अपने आप से इस्तेमाल करेगी। Judiciary is the most corrupt branch at this point in time. जो बड़ा स्टेटमेंट है, दर्शक मित्रों बराबर सुनना, लोग आपको जाहिर में ऐसा बोलते नहीं दिखेंगे। कभी कभार जुडिशरी के निर्णय अच्छे भी आ जाते हैं, टाइम नहीं बचा है तो वो कभी और बात करेंगे हम। मगर सर आप कंप्लीट कीजिए, बिकॉज आई गॉट एब्सोल्युटली नो टाइम, आई जस्ट गॉट अ नोटिफिकेशन के आपका वक्त खत्म हो रहा है, तो। देखिए, we need a national judicial service at all India level rather than states conducting their exams for lower level judicial appointments so that the local corruption is eliminated. Number two is just like other central services, people have to choose their cadre, and that should not be the home state. Because if you are a judicial officer in the home state, you are under the influence of politicians. So you should be given 3 choices, but you're not your home state, not the adjoining states. Third thing is that the high judicial authorities, they should come under RTI. They should declare their assets and liabilities on an annual basis, compulsorily, not voluntarily. The election candidates have to declare their assets and liability. Judiciary is not a holy cow.
They have to declare their assets and liabilities, how their net worth increases and all. The post-retirement employment schemes that are guaranteed for higher judiciary, they need to be stopped. And even the higher judiciary needs to have some sort of appropriate judicial appointment system. दर्शक मित्रों, आपने एग्जैक्ट उपाय जो डॉक्टर राजविद्यन जी बता रहे हैं वो सुन रही है। उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, मगर टाइम बहुत नहीं बचा है, बहुत थोड़ा सा टाइम है। तो जाते जाते मैं आपको फिर से बोल दूं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियोस। आप देखते तो हैं, प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो, मगर लाइक एंड शेयर की बहुत जरूरत है। ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि किस किस प्रकार की टूल किट हमारे देश के अंदर आजकल ऑपरेट कर रही है वो आपको जानने की जरूरत है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे ये चीजें बढ़ने लगेंगी। आज 6 तारीख है, आज ही आंदोलन जीवी फिर से आने वाले हैं, बात तो हो रही है। साथ में आपको रोजाना आपको ऐसे कमेंट मिलेंगे जो एंटी सनातन होंगे, एंटी भारत। तो उस पर कैसे रिएक्ट करना वो भी आपको देखना है। आपको ये भी समझना है ये कहाँ से आ रहे हैं, इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये सब उत्पाद मचाने के लिए, और इंटरनल जयचंद जो हैं उनको कैसे डील करना। यू हैव टू बी यूनाइटेड। सर, वन लास्ट कमेंट फ्रॉम यू, very little, very small comment on what will be the position after 3 months. After 3 months, the new government that comes, and I'm just saying new government that comes, the first task should be resurrecting the National Judicial Appointment Commission for appointments to the higher judiciary. A bill needs to be brought back into Lok Sabha and Rajya Sabha, passed, and then sent to the president for presidential assent. Whatever the previous objections of the higher judiciary were, they can be rectified. And it has to be emphasized that you cannot serially invalidate the will of the people by saying it is unconstitutional. तो दर्शक So मित्रों, that bill has to be brought back. सबसे महत्व की बात जुडिशियल रिफॉर्म्स, उसके साथ में बाकी सब तो आना ही है जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है 3 महीने बाद। मगर उसके लिए हमें ये विकट काल से गुजरना होगा। if we pass that with the flying colors, will be a new भारत। मित्रों, आज के लिए इतना ही। डॉक्टर आदित्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।